हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब श्रीकादिया और आप स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ में क्लास 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की ये बुक है साइंस की, और हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। इसका हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या क्या होते हैं, किस तरीके से ये चीजें बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम ये सब चीजों की डिटेल यहाँ से देखेंगे। हमने देखा था कि धातुएं जैसे तांबा है, एल्यूमिनियम है, विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़ और ये जो चीजें हैं वो विद्युत के सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। ये चीज हमने लास्ट में पढ़ ली थी कि प्लास्टिक है, लकड़ी है, ये सब विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब हमने यहाँ पर अभी तक देखा कि जो चीजें ठोस अवस्था में है वो चालक है या सुचालक है, कुचालक है। इन चीजों का हमने अभी तक अध्ययन किया था। अब हम देखेंगे कि लिक्विड यानी द्रव में किस तरीके से करंट का फ्लो होता है, विद्युत किस तरीके से यहाँ पर जाती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें प्रयोग करते समय कभी भी तारों को यानी मेंस अथवा जनित्र या प्रतिपक इन्वर्टर से विद्युत आपूर्ति नहीं करनी चाहिए। यहाँ सुझाए गए जितने भी प्रैक्टिकल आपके होते हैं वो सब किससे होते हैं, सेल से होते हैं। इसको आपको तार में नहीं लगाना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या जो द्रव है वो भी विद्युत का चालन करते हैं, तो ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब यहाँ पर जो प्रैक्टिकल किया गया है वो ये है कि यहाँ जो आपने टेस्टर बनाया है, टेस्टर क्या होता है, वो ये चीज को डिसाइड करता है कि इस चीज में जिसको भी आप चेक कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। ये सब चीजें आप टेस्टर से चेक करते हैं। टेस्टर आपके घर में भी होता है, तो यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया गया है नींबू के रस के साथ में, कि नींबू के रस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके यहाँ ये देखा गया है कि इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या नहीं होती है। ये जो बल्ब है आपका ये जलता है या नहीं जलता है। इन प्रैक्टिकल से हम यहाँ देखेंगे कि जब परीक्षित यानी संग परीक्षित यानी जो भी आपका सर्किट है कि दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, तो ये जो भी आपने प्रैक्टिकल का टेस्टिंग का यहाँ लिक्विड लिया है उससे परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब जो है वो दीप्त हो जाता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो जो भी ये आपका प्रैक्टिकल आपने लिया है वो परिपथ पूरा नहीं होता है और बल दीप्त नहीं होता है। तो इस प्रैक्टिकल से आप किसी भी लिक्विड को चेक कर सकते हैं कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं होती है। बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल का जो तंतु है वो उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है। यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु गर्म नहीं हो पाता है और वो दीप्त नहीं होता है। अब विद्युत धारा कब दुर्बल होगी? जब जिस लिक्विड से आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं अगर वो विद्युत धारा का पूर्ण रूप से प्रवाह नहीं कर सकता है, तो वहां पर जो विद्युत धारा है वो क्या है, दुर्बल यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय जो प्रभाव हमने पढ़ा था उसमें भी क्या होता है, चुंबक ले जाने पर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी लाइट वहां पर जलती है। अब यहाँ पर हम देखें कि एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको कहते हैं, वो दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। एलईडी में क्या होता है, एक साथ के साथ दो तार जुड़े होते हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो है वो लीड्स है। एक तार दूसरे की अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है इसमें एलईडी में। एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव धन बैटरी की साइड और जो छोटा तार है उसको ऋण बैटरी की साइड में आपको जोड़ना चाहिए। यानी ये वाला जो आपका है लंबा वाला, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये चीज आपको यहीं पर 8th स्टैंडर्ड में ही बता दी गई है, जो कि यहाँ पर एमएससी लेवल की है, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने माचिस की डिब्बी से ये प्रैक्टिकल किया था कि इसमें एक नीडल रखी थी और इससे मैग्नेट और मैग्नेट से यहाँ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया था हमने, और चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा हमने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र फिर बाद में उत्पन्न किया था, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र से एक दूसरे से स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई में विक्षेप हम यहाँ पर देख सकते हैं।
फिर उसके बाद में ये प्रैक्टिकल हमने नींबू के रस के साथ में किया है। फिर उसके बाद में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर इसमें हमने प्रैक्टिकल देखे हैं, और प्रैक्टिकल के बाद में यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा जो लिक्विड है वो अपने आप से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, और अगर उसमें से विद्युत धारा का फ्लो हो जाता है तो वो एक अच्छा चालक होता है। जब हम इस जो भी टेस्टर हम ले रहे हैं उसके स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं, तो संभव है कि उनमें वायु हो, और वायु जो है वो क्या होती है, विद्युत की चालक नहीं होती है। ये क्वेश्चन मैं बार बार आपको रिवाइज कराती हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से बनता है। परंतु उसने भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। वह यह जानना चाहते हैं कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है। इसी से प्रेरित होकर वो जो भी ये जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे अन्य पदार्थ भी किसी विशेष परिस्थिति में क्या विद्युत धारा को प्रभावित अपने आप में से होने देते हैं। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो भी आपने चीजें ली है अलग अलग लिक्विड में, उनको हम देखेंगे कि किन किन चीजों में तो हमसे मतलब उनसे विद्युत धारा का प्रवाह हुआ है और किन चीजों से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आसुत जल की अगर बात करें तो आसुत जल में क्या होता है कि विद्युत धारा का चालन होता है। तो जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं, तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत धारा का चालक है, ये चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं। जो जल हमें नल, हैंडपंप, कुआं आदि से मिलता है वह शुद्ध नहीं होता। इसमें अनेक जो होते हैं लवण घुले होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। इसके विपरीत जो आसुत जल होता है जो कि लवणों से मुक्त होता है, इसलिए वो विद्युत का चालक नहीं होता, वो विद्युत का कुचालक होता है। ये बात यहाँ पर याद करने की है कि जो आसुत जल है वो विद्युत का कुचालक होता है। जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जो जल को क्या बना देते हैं, चालक बना देते हैं। इसलिए हमें विद्युत जो सांधित्रों का उपयोग कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे करंट फ्लो होने की गुंजाइश है, यानी गीले हाथों से स्विच को नहीं दबाना चाहिए। हमने देखा कि जब साधारण लवण को आसुत में घोला जाता है तो उससे अच्छा चालक बना देता है। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं जो आसुत जल में घुलने पर उससे चालक बना देते हैं, तो इसका भी हम एक प्रैक्टिकल यहाँ पर करेंगे। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस की और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हमने मिलाई है। दूसरे आसुत जल में कास्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षार हमने यहाँ पर मिला दिए, यानी एक में एसिड मिलाया है और एक में बेस हमने मिलाया है, अम्ल और क्षार मिलाया है, और तीसरे में हमने क्या मिलाया है, चीनी मिलाई है, यानी कार्बोहाइड्रेट इसमें हमने मिला दिया है। और इसका प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करके देख रहे हैं। तो इसके रिजल्ट्स जो हमें मिलते हैं वहां पर हम देखते हैं कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार या लवण के विलयन होते हैं। जब विद्युत क्षार किसी चालन विलयन से प्रभावित होते हैं तो क्या वह विद्युत उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी यहाँ पर आपने जो यहाँ एसिड से अम्ल और क्षार और लवण तीनों से जब विद्युत को प्रभावित किया तो क्या जिस लिक्विड से वो निकल रहे हैं वहां पर भी उनके कोई रिजल्ट यहाँ पर सामने आते हैं। तो ये प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करके देखेंगे। किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक की कटोरी में एक प्याला जल भर लीजिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए इसमें छोटा चम्मच नमक या नींबू का रस, दोनों में से जो भी आप मिलाएं वो मिला सकते हैं। यह निश्चित करना होगा कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहे। 3-4 मिनट की अगर हम वेट करेंगे तो हम देखेंगे कि कोई गैस के बुलबुले जो है वो इलेक्ट्रोड के पास यहाँ पर मिल रहे हैं, और ये बुलबुले इस बात का प्रमाण है कि जब विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वहां पर एक रासायनिक परिवर्तन भी होता है उस विलयन के अंदर। विलियम निकलसन ने 1800 में यानी 1753 से लेकर 1815 का इनका जीवन काल रहा है, उसमें यह दर्शाया कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के बुलबुले वहां उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन के जो बुलबुले हैं वो धन टर्मिनल पर, और हाइड्रोजन के जो बुलबुले हैं वो दूसरे यानी ऋण इलेक्ट्रोड पर होंगे।
किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग में परिवर्तन भी हो सकता है। यानी ऑल ओवर हम ये कहें कि विद्युत जब किसी विलयन से प्रभावित होगी तो उस विलयन में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और वो रासायनिक परिवर्तन उस विलयन पर और उस विलयन के अंदर हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं उन पर निर्भर करेगी। ठीक है, तो ये प्रभाव आपका कौन सा कहलाएगा? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव द्रव के अंदर कहलाएगा। एक आलू को दो बराबर भागों में काटा और एक तांबे के तारों को इसमें जो लिक्विड मतलब इस तरीके से भर के यहाँ पर उसे टेस्टर के रूप में इस तरीके से इलेक्ट्रोड उसमें डाल दिए। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो धन टर्मिनल है, यहाँ पर हम देखेंगे जो धन टर्मिनल है उस पर तो एक धब्बा बन गया है यहाँ पर ग्रीन कलर का। ठीक है, और दूसरे टर्मिनल पर यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज हम देखें तो हर बार क्या होता है कि जो धन टर्मिनल है उससे संयोजित जो तार है उसके चारों ओर नीला हरा धब्बा हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इससे हमें क्या पता चला कि किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए इसका प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों को एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। अब इसके बाद में इसका रिजल्ट एक और क्या आया कि जो आलू है वो विद्युत का चालन करता है या नहीं करता है। तो विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है। उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक घटना थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसा होता है कि आप खोज किसी की कर रहे हो और आपको कुछ अन्य ही चीज यहाँ पर मिल जाती है। विद्युत लेपन, यहाँ पर नई साइकिल का हैंडल तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं। दुर्घटनावश अगर इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और उनके नीचे की जो परत होती है वो इतनी चमकदार नहीं होती। यानी इन पर क्या होता है, धातु का लेपन इन पर किया जाता है। इसके लिए जो एक फेमस प्रैक्टिकल आपका आता है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में आता है कि कॉपर सल्फेट तथा लगभग 10x4 साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ या सूखे बीकर में इनको आंसू जल लीजिए। इसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट घोल देना है। फिर अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, यहाँ पर HCl की हमने डाल देनी है। तांबे की प्लेटों को अब रेगमाल से अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद इन्हें पानी में धोकर सुखाकर तांबे की प्लेट को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कर देना है और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोना है। तो इसके बाद में कुछ देर बाद में हम देखेंगे यहाँ पर ये जो तांबे की प्लेट आपने इसमें लगाई है तो इसका जो रंग है वो चेंज यहाँ पर हो जाता है। तो अब इसमें ये प्रैक्टिकल हम इसका जो इलेक्ट्रोड है उसको चेंज करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर तथा सल्फेट में वियोजित हो जाता है। यानी यहाँ पर CuSO4 का जो विलयन है ये Cu और SO4 दो में चेंज यहाँ पर हो रहा है। स्वतंत्र कॉपर जो है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होकर इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? अब कॉपर चला गया तो ये SO4 का क्या होगा? दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट का बना होता है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को यहाँ पर स्थानांतरित हो रहा है। अब यहाँ एक और प्रैक्टिकल देखो कि तांबे की प्लेट के स्थान पर कार्बन की छड़ को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया तो उसे कार्बन की छड़ पर तांबे की परत चढ़ाने में सफलता यहाँ पर प्राप्त हो गई। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन यहाँ पर कहते हैं। और यह विद्युत धारा के सामान्य रासायनिक प्रभाव है जिसका उपयोग हम लोग डेली लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। विद्युत लेपन जो है वो अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तु पर किसी दूसरी धातु की पतली परत को उस पर लेप चढ़ाने के लिए या उसका कवर करने के लिए इस चीज का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस चीज का अब हम यहाँ देखेंगे कि अनेक जो वस्तुएं होती है जैसे कार के कुछ भाग है
स्नान गृह की टोटी है, गैस बर्नर है, साइकिल की हैंडल, पहियों के रिम आदि पर किसकी लेपन चढ़ाई जाती है? क्रोमियम की लेपन यहाँ पर चढ़ाई जाती है। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखें। क्रोमियम क्या होता है? चमकदार होता है, ये संक्षारित नहीं होता है, ये खरोंचों का प्रतिरोध भी करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता, इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर क्या करते हैं? इस पर केवल क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं और ये आभूषण जो है वो देखने में क्या होते हैं? वो देखने में सोने जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में अपेक्षाकृत वो बहुत ही सस्ते होते हैं। इसी तरीके से खाद्य भंडारण के लिए भी टिन के डब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन यहाँ कर दिया जाता है। टिन क्या होता है? लोहे से कम क्रियाशील होता है, इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते और खराब होने से बच जाते हैं। पुलों तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संक्षारित होने या जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। अतः संक्षारण और जंग से बचने के लिए लोहे पर किसका उपयोग किया जाता है? जिंक का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो जो चीजें यहाँ पर निकल के हमारे सामने आई है वो ये है कि जो चमकदार चीजें हैं उन पर क्रोमियम का लेपन किया जाता है। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे कि जो टिन के डिब्बे हैं, ठीक है, टिन के डिब्बे हैं उनमें लोहे के ऊपर टिन का उपयोग किया जाता है और जो पुल और ये सब बड़े बड़े जहाँ पर लोहे के रॉड और ये सब काम में आते हैं तो वहां पर उसके ऊपर जिंक की परत यहाँ चढ़ाई जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है, क्योंकि ये जो अपशिष्ट होते हैं ये प्रदूषणकारी अपशिष्ट होते हैं और इन्हें विशेष तरीके से निस्तारित किया जाता है। कुछ द्रव जो है विद्युत के सुचालक हैं और कुछ जो है कुछ हीन चालक यानी जिसे हम कहते हैं कुचालक हैं। विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षार और लवणों के विलयन होते हैं। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रवाह कहते हैं। रासायनिक प्रभाव में एक जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर एक तो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के बुलबुले मोस्ट ऑफ निकले हैं। ठीक है, विद्युत धारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन है। तो इसमें हमने क्रोमियम पढ़ा था जो कि चमकदार धातु है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई जाती है? उसके ऊपर टिन की परत यहाँ पर चढ़ाई जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर इसमें देखते हैं, अच्छा इसमें एक चीज थी कि आसुत जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। आसुत जल कुचालक होता है, जबकि जो जल है जिसमें लवणीय अशुद्धियां मिली होती है वो क्या होती है? सुचालक होता है, जब उसमें लवणीय अशुद्धियां मिली हुई हो। ये चीज यहाँ पर देखने वाली थी। क्वेश्चन आंसर पर चले। विद्युत चालक करने वाले अधिकांश द्रव जो है वो किसके? ठोस, द्रव या गैस के विलयन होते हैं। किसी विलयन से यहीं पर लिखा था, सॉरी विद्युत चालन करने वाले अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। यहाँ पर ये चीज आएगा, अम्ल, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो उसमें रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित होकर निक्षेपित हो जाता है। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित वस्तु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। जब इसके स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर से विद्युत का क्या हो रहा है? विद्युत का चालन हो रहा है उस लिक्विड के अंदर से। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके अलग अलग प्रैक्टिकल्स है। दो द्रव है ए बी के विद्युत चालन की जांच करने के लिए इनका इस तरीके से प्रयोग किया गया है, टेस्टर की तरह इन्हें लिया है। जब द्रव ए के लिए प्रयोग किया तो चमकीला दीप्त हुआ, जबकि द्रव बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। इसका मतलब क्या है?
द्रव ए द्रव बी से अच्छा चालक है, ये बात सही है। द्रव बी द्रव ए से अच्छा चालक है, ये बात गलत है। दोनों द्रवों की चालकता समान है, ये भी गलत है। द्रवों की चालकता के गुणों की तुलना इस प्रकार नहीं की जा सकती, ये भी गलत है। तो यहां से पहला वाला सही है। क्या शुद्ध जल विद्युत का चालन करता है? नहीं, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। यदि नहीं तो इसके चालक बनाने के लिए हमें क्या करना है? उसमें साधारण नमक उसमें मिलाना है। नमक का मतलब हो गया NaCl, इसमें मिलाना है। फायरमैन क्या करते हैं? आग बुझाने से पहले उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी होता है, नेचुरल पानी क्या होता है, उसमें कुछ अन्य पदार्थ भी मिले होते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक पानी जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, और उससे जो अ, आग बुझाने वाला व्यक्ति है उनको करंट लगने का यहाँ पर समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए पहले वो लाइट बंद कर देते हैं। इसी तरीके से लाइनमैन जो है वो भी लाइन को मरम्मत करने से पहले लाइट बंद करवा देते हैं। और वर्षा का जल भी उतना ही शुद्ध है जितना आसुत जल, इसलिए उसने वर्षा का जल एक उसमें किया और परीक्षण किया, पर उसमें चुंबकीय सुई विक्षेपित कर रही थी। मतलब क्या हुआ? वर्षा का जल शुद्ध होता है क्योंकि वो वाष्पीकरण से होता है, मगर जब वर्षा का जल वायुमंडल को क्रॉस करके जमीन तक आता है तो उसमें वायुमंडल की अशुद्धियां मिल जाती हैं, इसलिए वर्षा का जल वहां पर पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। उसमें अशुद्धियों की वजह से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में जो याद हमें रखना है उसमें एक तो क्रोमियम विशेष तौर पर हमें याद रखना है। एलईडी की बात करें तो वो अनेक रंग की होती है। एलईडी के लिए हमने पढ़ा है कि एलईडी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें लंबा वाला जो इसका पैर है वो पॉजिटिव, और जो शॉर्ट वाला पैर है वो इसका नेगेटिव होता है। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में भी एलईडीज का उपयोग किया जाता है। एलईडीज का, श्वेत एलईडीज का एक गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी जो है वो एक प्रकाश स्रोत बन जाता है। एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। ये प्रकाश बल्ब प्रदीप्ति नलिकाओं से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, इसलिए ये धीरे धीरे पसंदीदा आपके स्रोत बनते जा रहे हैं एलईडी। तो ये जो आपका चैप्टर था, ये आपका चैप्टर नंबर 14 विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव था, और इसके साथ वो चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। धन्यवाद।